बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है 1935 का एक्ट। इस टॉपिक में हम सबसे पहले इसके पस मंज़र को देखेंगे। 1935 के एक्ट के पस मंज़र को किस तरह जो है इस एक्ट को बनाया गया, या इससे पहले कितने एक्ट जो थे वो बरसग़ीर में जो इंट्रोड्यूस करवाए गए और उसके मुताबिक जो है वो सियासी निज़ाम चलाएगा। ठीक है, फिर हम इसकी अहम खसूसियात देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसे नकात इसमें शामिल किए गए जिसकी वजह से इस एक्ट को ज़्यादा जामिया कहा जाता है और तफसीली एक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जो 1935 का एक्ट था वो उसका दौरानिया जो था 1935 से 1935 से 1937 तक था। ठीक है, 1935 में ये इस एक्ट को मुरतब करके नाफिज किया गया था और फिर 1935 से 37 तक जो है इसी दस्तूर के मुताबिक सियासी निज़ाम चलाया गया था बरसग़ीर का। और जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया 14 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो है पाकिस्तान में भी एक दस्तूर की कमी को महसूस किया गया और फिर दस्तूर बनाने का काम स्टार्ट हो गया। लेकिन जब तक दस्तूर नहीं बनता था उस दौरान जो है सियासी निज़ाम को चलाने के लिए या हुकूमती निज़ाम को चलाने के लिए उन्होंने 1935 के एक्ट में कुछ तब्दीलियाँ करके, कुछ तरामीम करके जो है इसको नाफिज कर दिया। आगे आते हैं जी एक्ट 1935 के पस मंज़र की तरफ। तो पस मंज़र कुछ इसका यूँ था कि इस एक्ट में जो है 1935 एक्ट से पहले जो है 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब अंग्रेज़ हुकूमत कायम हुई और बरसग़ीर और हिंदू जो हैं वो डायरेक्ट अंग्रेज़ हुकूमत के जो है अंडर चले गए, यानी कि उनके अंदर जो है उन्होंने उनके नीचे जाके काम शुरू कर उनके ग़ुलामी में चले गए, या ऐसे कह लें कि अंग्रेज़ हुकूमत ने जो है वो अंग्रेज़ों ने जो है बरसग़ीर पर जो है हुकूमत कायम कर ली। तो उन्होंने जो है एक के बाद एक 3 एक्ट जो हैं वो मुतारिफ़ कराए थे, जिनमें सबसे पहले 1858 का एक्ट था, फिर 1861 का और 1892 का एक्ट था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इन 3 एक्ट के बाद 1909 में जो है मिंटे मार्ले इस्लाहात जो हैं उनको मुतारिफ़ कराया गया। फिर 1919 में जो है मंटेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात का निफाज हुआ, तो उसमें जो है कुछ सियासी तब्दीलियाँ मज़ीद की गई, यानी कि पिछले एक्ट्स को देखते हुए जब वो एक्ट मुतारिफ़ हुए फिर उनको जो है वो लागू किया गया या उनको जो है उसके मुताबिक सियासी निज़ाम चलाया गया। फिर उनमें ये देखा गया कि इनमें क्या फ़्लॉस थे कि हम अगले जो है जितने भी एक्ट हैं उनको जब मुतारिफ़ कराएँ तो उनमें हम तब्दीलियाँ कर सकें। तो इसीलिए जो मंटेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात का निफाज हुआ, तो उसमें भी सियासी निज़ाम में जो है कुछ तब्दीलियाँ आईं। ठीक है, अब 1935 का एक्ट जो है उसे बहुत ज़्यादा जामिया और तफसीली एक्ट कहा जाता है, क्योंकि वो पिछले तमाम एक्ट्स का निचोड़ था, या उनके जो भी उनमें फ़्लॉस थे उनको सही करके जो है इस एक्ट को जो है उसके उनसे कुछ कई गुना जो है वो अच्छा समझा जाता है या अच्छा बनाया गया। अब इस एक्ट की तैयारी में बरसग़ीर के बहुत से सियासी लीडरों से भी मशवरे किए गए और उसके अलावा जो है मुकामी लोगों के मशवरों से भी दस्तूर बनाने के लिए 1927 में एक साइमन कमीशन जो है उसको हिंदुस्तान लाया गया और फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की गई। 1928 में जो है फिर नेहरू रिपोर्ट मंजर आम पर आई और उसके जवाब में 1929 में कायदे-ए-आज़म ने 14 नकात पेश किए। उसके बाद जो है 1929 के फ़ौरन बाद ही 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसें जो हैं वो मुनक्किद हुई, जिसमें सबसे पहले 1930 में हुई, फिर 1931 में और फिर 1932 में। ये लंदन में जो है ये गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जो 3 थी इनका इनेकाद किया गया। इन कॉन्फ्रेंसों का जो है वो मकसद क्या था कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की और उन्होंने हुकूमत बरतानिया ने जो है मुख्तलिफ़ मुज़ाकरात और कॉन्फ्रेंसों में पेश किए गए उनके ख़यालात की रोशनी में ख़ुद एक एक्ट तरतीब दिया गया, जिसे 1935 के एक्ट में अमली शक्ल दे दी गई। ठीक है, अब इन तमाम जितने भी ये 1928 में नेहरू रिपोर्ट, फिर 1929 में कायदे-ए-आज़म के 14 नकात, फिर 3 गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसें जो हुई, इन सब का मकसद यही था कि किसी न किसी तरह हिंदू और मुसलमान जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों या किसी एक्ट पर अपनी मंजूरी दें और उसको बरसग़ीर में नाफिज किया जाएगा। ठीक है, 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई तो उनका भी कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल सका। उसके जवाब में जो है, क्योंकि उस नेहरू रिपोर्ट में बहुत से नकात ऐसे थे जिन पर मुसलमानों का एतराज़ था। फिर जब 1929 में उसके जवाब में कायदे-ए-आज़म ने 14 नकात पेश किए तो उनमें जो है बहुत से पॉइंट्स ऐसे थे, या हो सकता है कि वो एक तरह से मतलब अगर उनमें पॉइंट्स ऐसे भी थे जो मुसलमानों के लिए या पूरी बरसग़ीर के लिए हो सकता था कि ये 14 नकात जो हैं वो बरसग़ीर के सियासी निज़ाम के लिए अच्छे साबित हों, लेकिन जो है हिंदुओं की हठधर्मी की वजह से इन्हें भी
मंजूर नहीं किया गया। फिर 3 गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंसें हुई तो उनका भी मकसद यही था कि किसी ना किसी तरह से बरसग़ीर में सियासी इस्लाहात लाए जाएँ, एक दस्तूर नाफिज किया जाए जिसके मुताबिक सियासी निज़ाम को चलाया जा सके। तो इन तमाम जितनी भी ये इस्लाहात और जितने भी ये एक्ट हैं जो हिंदू और मुसलमानों के सामने पेश किए गए और उनकी बहिमी इख्तिलाफ़ात की वजह से वो किसी पर भी एग्री नहीं हो सके, तो ये इन्हीं की कोशिशों की वजह से आखिरकार 1935 के एक्ट पर मंजूरी दी गई, उसको जो है वो मुरतब किया गया और फिर उसको नाफिज कर दिया गया। अब देखेंगे हम इसकी अहम खसूसियात में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले है जी वफाकी तर्ज़ हुकूमत। एक्ट में इस चीज़ को शामिल किया गया कि बरसग़ीर के लिए जो है वफाकी निज़ाम बनाया जाएगा, यानी कि इख्तियारात सूबों और मरकज़ के हवाले किए जाएंगे, यानी कि सूबों और मरकज़ में जो है वो तकसीम किए जाएंगे। अब वफाक में सूबे और रियासतें भी शामिल की गई और रियासतों ने जो है सबसे पहले इनिशियली तौर पर तो सूबों और रियासतों को इसमें शामिल कर दिया गया, लेकिन बाद में रियासतों ने महसूस किया कि रियासतों के राजाओं ने नवाबों राजाओं ने ये महसूस किया कि मरकज़ को जो है काफ़ी इख्तियारात सौंप दिए गए हैं, तो इसीलिए उन्होंने वफाक में से जो है वो शमूलियत से इनकार कर दिया। ठीक है, पहले इनिशियली तौर पर तो सूबों और रियासतों को ही शामिल किया गया था, लेकिन बाद में रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। फिर इख्तियारात की तकसीम कैसे हुई कि बरसग़ीर को जो है वो वफाक बनाया गया था, तो इख्तियारात जो हैं वो मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों में तकसीम कर दिए गए थे। ठीक है, वफाकी तर्ज़ हुकूमत का मकसद यही था कि मरकज़ और सूबाई हुकूमतों में जो है इख्तियारात को तकसीम करना। एक्ट में जो है इख्तियारात की 3 फ़हरिस्तें शामिल की गई थी और वो इन 3 फ़हरिस्तों में बताया गया था कि इन 3 जो है यानी कि वफाकी अमूर की फ़हरिस्त, फिर सूबाई अमूर की फ़हरिस्त और फिर मुश्तरका अमूर की फ़हरिस्त। इन फ़हरिस्तों को बनाने का मकसद ये था कि लोग आसानी से समझ सकें कि किस किस शोबे के पास या किस किस पॉइंट में जो है कौन कौन से इख्तियारात को जो है डाला गया है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं जी वफाकी अमूर में अमूर ख़ारजा, दिफा, करेंसी, रेलवे, तजारत, मजहबी मामलात और कबायली अमूर को शामिल किया गया। ठीक है, और सूबाई अमूर में जो है ज़राअत, सनत, तालीम, सेहत, समाजी बहबूद और पुलिस और रिवेन्यू वगैरह शामिल थे। ठीक है, ये सूबाई अमूर का काम यानी कि सूबाई हुकूमत के हवाले इन कामों को किया गया कि वो ज़राअत को टैकल करेंगे, सनत से रिलेटेड चीज़ों को, तालीम से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड, समाजी बहबूद, पुलिस और रिवेन्यू वगैरह को हैंडल करेंगे। फिर आते हैं जी मुश्तरका फ़हरिस्त। पहले उन्होंने क्या किया था कि सिर्फ वफाकी अमूर को उनकी फ़हरिस्त शामिल की थी, फिर सूबाई अमूर की फ़हरिस्त और फिर दोनों वफाकी और सूबाई को उनकी मुश्तरका अमूर की फ़हरिस्त। तो मुश्तरका अमूर में जो है वफाक और सूबों यानी दोनों को इख्तियारात दिए गए थे, मगर वफाक के इख्तियारात में बरतरी हासिल थी। ठीक है, वो कहते हैं कि मुश्तरका अमूर में दोनों को इख्तियारात दिए गए थे कि कुछ मुश्तरका अवामिल को अंदर डाल के जो है उनको दोनों को इख्तियारात दिया गया था, लेकिन वफाक को जो है इसमें मुश्तरका अमूर की फ़हरिस्त में जो है इख्तियारात में बरतरी हासिल थी। फिर थर्ड पॉइंट आता है जी 2 अमली। अब 2 अमली क्या थी? 2 अमली से मुराद सूबाई महकमों को अवाम के मुंतखब नुमाइंदों और गवर्नर के नामजद नुमाइंदों में तकसीम करना। अब ये कैसे होगा, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि सूबाई अवाम के मुंतखब नुमाइंदों और गवर्नर के नामजद नुमाइंदों में तकसीम करना, यानी कि उन्होंने नुमाइंदों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक वो थे जिनको अवाम मुंतखब करेगी और दूसरे वो थे जिनको गवर्नर जो है वो ख़ुद नामजद करेगा। तो अवामी नुमाइंदों को दिए जाने वाले महकमे जो है वो मुंतकला महकमे कहलाएंगे, यानी कि ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। ठीक है, मुंतकला ये होता है ना कि मुंतकिल से मुंतकला निकला है। जो अवामी नुमाइंदों को दिए जाने वाले महकमे होंगे उनको मुंतकला महकमा वो कहलाएंगे, और नामजद नुमाइंदों को दिए जाने वाले महकमे जो हैं वो गैर मुंतकला कहलाते थे। ठीक है, अवाम को जो महकमे अवाम जिन नुमाइंदों को मुंतखब करेगी उनको जो महकमे दिए जाएंगे उनको ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स कहा जाएगा, और जिनको गवर्नर नामजद करेगा उनको दिए जाने वाले महकमों को रिज़र्व जो है सब्जेक्ट वो कहलाएंगे। ठीक है, अब 2 अमली का निज़ाम जो है वो 1919 के एक्ट के रूह से मरकज़ी और सूबाई दोनों सतहों पर मुतारिफ़ कराया गया था कि ये जो 2 अमली का निज़ाम था इनिशियली तौर पर ये 1919 के एक्ट में जो है इसको मुतारिफ़ कराया गया था, लेकिन उस टाइम पे मरकज़ और सूबाई दोनों सतहों पर जो है इसे मुतारिफ़ कराया था। लेकिन 1935 के एक्ट में जो है 2 अमली का निज़ाम सूबाई सतह पर ख़त्म कर दिया गया था, यानी कि सूबों को 2 अमली का इख्तियारात जो हैं वो हासिल नहीं थे। अलबत्ता 2 अमली जो है वो वफाकी सतह पर कायम रखी गई। बाज़ महकमे जो हैं बराह रास्त गवर्नर जनरल की तहवील में रहने दिए गए और बाकी महकमे जो है मुंतखब वज़रा के हवाले कर दिए गए। अब वो कहते हैं कि जो 2 अमली का निज़ाम था
इसको जो है 1919 के एक्ट में जो है वो मुतारिफ़ कराया गया था, लेकिन तब ये वफाकी और मरकज़ी दोनों सतह पर इसको मुतारिफ़ कराया गया। लेकिन 1935 के एक्ट में जो है सूबाई सतह पर इसको ख़त्म कर दिया गया था और सिर्फ वफाकी सतह पर इसे रखा गया। और इसमें जो है वो बराह रास्त गवर्नर जनरल के कुछ महकमे जो हैं वो गवर्नर जनरल को ही बराह रास्त दे दिए गए और कुछ महकमे जो है उसके वज़रा के मुंतखब वज़रा के हवाले कर दिए गए। और अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से कानून साज असम्बली को ये सब लोग जो हैं वो जवाबदाह थे कि जो भी ये अवामिल जो हैं, जिन अवामिल का भी ये सामना करेंगे या जो भी ये काम जो है वो सर अंजाम देंगे, उसके लिए वो कानून साज असम्बली को जवाबदाह होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं जी गवर्नर जनरल के इख्तियारात। अब गवर्नर जनरल के इख्तियारात में क्या था, वफाकी हुकूमत की जो सरबराही थी वो गवर्नर जनरल को दी गई, यानी कि मरकज़ी हुकूमत में जो है वफाकी हुकूमत में जो सरबराही थी वो गवर्नर जनरल को हासिल रही, जिसे ताज बरतानिया ख़ुद नामज़द करेगा। और गवर्नर जनरल की मदद के लिए उन्होंने एक इंतज़ामी कौंसिल बना दी थी, यानी कि उसकी हेल्प के लिए जो है कुछ इंतज़ामी मामलात को संभालने के लिए एक कौंसिल तरतीब दे दी गई और एक कबीना भी बनाई गई जो मरकज़ी कानून साज असम्बली की निगरानी में काम करती थी। ठीक है, अब एक इंतज़ामी कौंसिल बनाई गई और एक कबीना बनाई गई जो मरकज़ी कानून साज असम्बली की निगरानी में काम करती थी। इंतज़ामी कौंसिल के अरकान जो थे वो अंग्रेज़ थे और उनका जो उन महकमों का निज़ाम चलाते थे जो एक्ट की रूह से गवर्नर जनरल की सवाबदीद पर रखे गए थे। ठीक है, उनका इंतज़ामी कौंसिल के अरकान का काम सिर्फ उन महकमों का निज़ाम चलाना था जो गवर्नर जनरल की सवाबदीद पर रखे गए थे। अब दो अमली का निज़ाम बहुत पेचीदा था उस टाइम पे और गवर्नर जनरल को जो इख्तियारात मिले थे उनके हवाले से वो किसी कौंसिल या कबीना को जवाबदाह नहीं था, यानी कि गवर्नर जनरल अपने मामलात में किसी भी कौंसिल को और किसी भी कबीना को जो है वो जवाबदाह नहीं था, यानी कि आंसरेबल नहीं था। इख्तियारात इसमें कौन कौन से थे गवर्नर जनरल के पास? सबसे पहले जो है वफाकी हुकूमत की मालियाती हैसियत को महफूज रखना कि वफाकी हुकूमत में जितनी भी उनकी जो फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उनको जो है प्रोटेक्ट रखना, रियासतों के हुक्मरानों के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करना, जितनी भी रियासतें थीं उन पर जो भी राजा महाराजा जो है वो हुकूमत कर रहे थे उनकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखना, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रखना, सिविल मुलाज़मतों से वाबस्ता अफराद का तहफ़्फ़ुज़ करना, बरतानिया की बरसग़ीर से तजारत को तरक्की देना। ज़ाहिर है उस टाइम पे जो है अंग्रेज़ हुकूमत काम कर रही थी, अंग्रेज़ों का जो है वो ज़्यादा अमल दखल था, तो इसलिए जो है बरतानिया की बरसग़ीर से तजारत पर जो है वो ज़्यादा फोकस किया गया और इस चीज़ को भी जो है गवर्नर जनरल के जो है इख्तियारात में डाला गया कि बरसग़ीर की जो है बरतानिया से तजारत को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, तरक्की दी जाएगी और अंग्रेज़ तारजों को जो है वो सहूलतें भी पहुँचाई जाएंगी। अब वो कहते हैं कि गवर्नर जनरल जो था वो कबीना में रद्द-बदल करने, दस्तूर को मुअत्तल करने, कानून साज असम्बली का इजलास तलब करने और इसे मुलतवी करने और ऑर्डिनेंस नाफिज करने के इख्तियारात उसे हासिल थे। यानी कि गवर्नर जनरल जो है वो कबीना में रद्द-बदल भी कर सकता था, जो कबीना उसकी बनाई गई थी उसके अरकान में जो है वो अरकान में रद्द-बदल भी कर सकता था, फिर जो है दस्तूर को मुअत्तल भी कर सकता था, जो दस्तूर बनाया हुआ था उसे मुअत्तल भी कर सकता था, कानून साज असम्बली का इजलास वो किसी टाइम पे भी तलब कर सकता था और उसे मुलतवी भी कर सकता था। और उसके अलावा जो है ऑर्डिनेंस भी नाफिज कर सकता था कि ऑर्डिनेंस क्या होता है कि किसी टाइम पे अगर कानून साज असम्बली का जो है असम्बली का अगर इजलास ना हो रहा हो और कोई ऐसी जो है हमें हालात का सामना करना पड़ जाए जिसमें जो है कोई किसी बिल को पास करना या कानून को पास करना ज़रूरी हो, तो फिर गवर्नर जनरल की तरफ से या उसके इख्तियारात हासिल होते हैं कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये ऑर्डिनेंस जो है इसका दौरानिया तो 6 माह तक होता है, लेकिन बाद में अगर जब असम्बली का इजलास जो है वो स्टार्ट हो जाए या इजलास हो और उसमें उसको 2/3 मेजॉरिटी से जो है अप्रूव कर दिया जाए तो वो फिर जो है ऑर्डिनेंस कानून की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस होता है। गवर्नर जनरल जो है वो मुकन्ना के मंजूर करदा किसी मसौदा के हवाले से हक़ इस्तरदाद भी रखता था। ठीक है, आज के लिए हम इतना करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।